हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और आज की इस वीडियो में मैं आपको CGL 2022 के मेंस का 2 मार्च की शिफ्ट का पेपर करवाने वाला हूं। इसके अंदर अपन कंसेप्ट वाइज, ठीक है, और अगर रिक्वायरमेंट रही तो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू भी क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास में है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को गिवन है कि एक कोई ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या दे रखा है अपने को? PQR। मैं यहीं पे बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो एक ट्राइंगल दे रखा है अपने को PQR, ठीक है। ये है P, ये है Q और ये है R। अब उसके बारे में इसने दो बात बोल दी मेरे को। पहली बात बोली है पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। पी क्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? क्यू आर के इक्वल दे रखी है। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला कि पी क्यू आर में ओ इस प्रकार से एक अंत्य बिंदु है, यानी कोई एक बिंदु मान लेते हैं, ये कोई एक पॉइंट है जो इसका नाम क्या देते हैं? ओ, एक पॉइंट है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ट्राइंगल जो एंगल है ओ पी आर। अब उसने क्या किया, अपने को एक एंगल फॉर्म करना पड़ेगा ओ पी आर। ये वाला जो एंगल है ना वो किसके इक्वल है? ओ आर पी के इक्वल है। यानी मैं कोई यहाँ पे एक और एंगल बना देता हूँ, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा। तो ये इस थीटा के इक्वल है। अगर आपको बेसिक ज्योमेट्री रूल्स पता है तो आपको पता होगा अगर दो एंगल्स जो हैं वो सेम होंगे तो उनके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो ये दोनों जो हैं वो भी साइड्स भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अब वो अपने को पूछ रहा है कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से अपने को बताना है कि कौन सा इसके अंदर ट्रू है। पहला स्टेटमेंट देखो कि ट्राइंगल पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप देख के बता सकते हो ट्राइंगल पी ओ आर, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है पी ओ आर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल यहाँ से लेके ये पी ओ आर, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो साइड जो हैं वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है? ओ बिंदु ट्राइंगल पी क्यू आर का केंद्रक है। केंद्र का मीन क्या होता है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कब बनता है? जब अपन किसी ट्राइंगल्स की मीडियंस को यानी माध्यिकाओं को मिलाते हैं तब अपने पास में क्या आता है? सेंट्रोइड। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी मीडियंस का यानी माध्यिकाओं का जिक्र कर रखा है? जी नहीं। तो इसका मतलब ये ओ वाला वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तीसरी चीज़ क्या दे रखी है? ट्राइंगल पी क्यू ओ। अपन क्या करते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे पी क्यू ओ। ये पी से क्यू से ओ को मिला देते हैं। ये जो ट्राइंगल है पी क्यू ओ, ये आर क्यू ओ के सर्वांग है। सर्वांग का मतलब अगर आपको पता है तो सर्वांग का मतलब होता है एकदम सिमिलर। जो चीज़ें हैं ना वो देखने में एकदम क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, यानी साइड्स जो है ना वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने को पहली कंडीशन दी थी पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। ध्यान से देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। और यहाँ पे ये जो साइड आपको क्यू ओ, दोनों के अंदर देखना पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये दोनों की कॉमन है, तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो थर्ड जो साइड है यानी ये वाली, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड, ध्यान से देखो ये भी तो इक्वल ही है, ठीक है। पहले से दे रखा है अपने को ये दोनों इक्वल है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ? ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। तो यहाँ पे मेरा कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल 1 और 3, यानी दूसरे को छोड़ के पहला और तीसरा, ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। इतनी चीज़ समझ में आई? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अपने को दिया है कि एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। अगर शांत जल की बात कर रहा है, शांत जल में मैं कोई भी स्पीड दे रहा हूँ, तो एक चीज़ बताओ, अगर शांत जल है तो इसका मतलब वो उसने अपने को किसकी स्पीड दे दी? बोट की, ठीक है ना। जल की तो कोई स्पीड है नहीं, इसका मतलब बोट की स्पीड है। वहीं पर अपन को क्या बोल रहा है? वो स्ट्रीम यानी नदी की जो स्पीड है वो क्या दे दी उसने? 4.5। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का पता है क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस साइड पर नदी बह रही है उसी साइड के अंदर अपन क्या करें? नाव को चला रहे हैं, तो वो होती है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर क्या होती है? एक तो अपने को पानी का पुश मिलता है, प्लस अपनी जो बोट की स्पीड होती है वो भी तो कोई ना कोई इसमें एक पुश डालती है ना। तो यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोट प्लस स्ट्रीम दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूँ तो अप स्ट्रीम क्या होता है कि बोट की स्पीड में से पानी की जो स्ट्रीम यानी नदी जो है ना, वो बोट की स्पीड में से नदी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कोई बंदा है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। एक बार जाएगा तो ये तो है नहीं कि कोई नदी है वो पहले इस साइड बह रही थी अब वो इस साइड बहना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं ना। यानी वो कहीं पे भी अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक बार वो 110% क्या करेगा कि वो बंदा अपस्ट्रीम जाएगा और एक बार क्या करेगा? वो डाउनस्ट्रीम आएगा। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो डाउनस्ट्रीम जाए और अपस्ट्रीम आए, यानी एक बार तो क्या होगा? पानी के बहाव के साथ में जाएगा और एक बार पानी के बहाव के ऑपोजिट आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक चीज़ बताओ, कंसेप्ट क्या है कि टाइम जो है वो अपने को गिवन है, इसने साफ साफ बोला है कि वो 2 घंटे के अंदर ये टोटल है ना वो डिस्टेंस कवर करता है। टाइम का कंसेप्ट क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड अभी मैंने आपको समझाई कि स्पीड दो टाइप से इसके अंदर निकलेगी। पहली जो स्पीड होगी ना वो क्या होगी?
जब अपन डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बोट और स्ट्रीम जो है इन दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर ये ऑपोजिट आएगा तो बोट माइनस स्ट्रीम हो जाएगी। इतनी चीज़ कवर हो गई, ठीक है। अब इसने टोटल टाइम दे रखा है, अपने को ये नहीं बोल रखा कि उसने जाने के अंदर 2 घंटे लिए, ये बोल रहा है कि अपने को जाने और आने दोनों में 2 घंटे का टाइम लगा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम का यहाँ पे जो कंसेप्ट का आएगा वो क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, मैं मान लेता हूँ एक बार वो डाउनवर्ड, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन अपवर्ड्स। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, मुझे दिया क्या गया है, टाइम। टाइम कितना है, 2 आवर्स। टोटल कितना टाइम दिया हुआ है मेरे पास में, 2 आवर्स, ठीक है ना। डिस्टेंस अपने को गिवन है नहीं, तो मैं डिस्टेंस को क्या कर लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। अब पहली बात, डाउनवर्ड्स, यानी वो क्या करेगा, धारा के साथ चलेगा, यानी क्या करेगा, 10 प्लस 4.5, यानी ये टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास में, 14.5। इसी तरीके से वो वापस आने में भी तो डी डिस्टेंस कवर करेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन इस बार क्या करेगा वो, ये बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, 5.5। अगर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हो। अगर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊं तो देखो, मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स हटा दूंगा। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा मेरे को, डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 145 प्लस डी अपॉन, सॉरी 10d अपॉन 55। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा, 5, 29 टाइम्स, ठीक है। और ये 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 2 2, ये ऊपर की साइड जो 2 है ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में जो बचेगी वो चीज़ क्या बचेगी कि 1 इज इक्वल्स टू डी अपॉन 29 प्लस डी अपॉन 11। आगे आपको सोल्व करना आता है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, 29 और इसका कितना आता है, 9, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, 9 और 2 11, ठीक है। और ये 319, ये यहाँ पे 11d, ये 29d, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 29 और ये 40d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 319। और यहाँ पे इसका आंसर लगभग 7.98 के आसपास अपने पास में आ जाएगा। इसको आपको यहाँ के बाद में आप जो है वो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, इतना तो आपको आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, एक इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसमें उतना ही पानी मिला दिया गया। अगर आप इस क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। इसका डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला होता है कि फाइनल जो होगी उसके अंदर कैपेसिटी कितना उसमें अंदर बचेगा, उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल, यानी स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर कितना सब कुछ था, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन सी की पावर n। बस ये खत्म करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, x की मतलब होता है अपन कितनी वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो x का मतलब क्या हो गया कि उसमें से कितना निकाल के उसको रिप्लेस कर रहे हैं। c का मतलब होता है कैपेसिटी, उसके अंदर मतलब कितनी कैपेसिटी का वो बर्तन है या फिर कितनी कैपेसिटी का वो पात्र है, ठीक है। n मतलब होता है कि कितने टाइम्स वो प्रक्रिया दोहराई गई। समझ रहे हो, n का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम्स वो प्रक्रिया दोहराई गई। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट अगर आपको लग सकता है तो ये पे गलती कर सकते हो आप। इसने ये बोला कि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। आप कई बार क्या करते हो कि गलती से 2 बार ही ले लेते हो। जी नहीं, उसने पहले से दे रखा है कि उससे 4 लीटर दूध निकाला और उसमें पानी मिला दिया। उसके बाद में ये देखो पूरी लाइन पढ़ो, यह प्रक्रिया 2 बार और की गई, यानी 2 टाइम्स मोर, यानी पहले 1 बार हो चुकी, तो इसका मतलब ये कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स। बस आप वैल्यू पुट कर दो। इनिशियल स्टार्टिंग में कितना था, 40, ठीक है। 1 माइनस एक्स की वैल्यू यानी कितना सब कुछ उसने निकाला, 4, ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 40, और कितने टाइम्स हुआ, 3। इसको सोल्व कर दो। यहाँ से आपको पता है 1/10 हो जाएगा, और 40 इंटू ये आ जाएगा 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आपके पास में 29.16 लीटर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को गिवन है कि एक वर्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। अब एक सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है तो अगर कोई भी सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब हो, यानी मैं कहना चाहूँ तो ऐसे हिंदी में बोलूँ तो अगर कोई सर्कल जो किसी चतुर्भुज की चारों साइड्स को टच करता हो, क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी सर्कल किसी चतुर्भुज की चारों साइड्स को टच करता हो, ठीक है ना, तो इन चारों साइड्स, मैं एक बार आपको लिख के समझा देता हूँ एक बार। ABCD, AB अपने को गिवन है 18, ठीक है। ये एग्जांपल के तरीके से मैं समझा रहा हूँ। AD इज इक्वल्स टू 15 और अपने से ये पूछी है, ठीक है। तो इसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है या सीधा सिंपल सा तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब हो और उसकी साइड्स को वो टच करता हो, तो आमने सामने की जो साइड्स का सम होता है ना,
ठीक है ना। इसके जो आमने सामने इसकी साइड्स का सम होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी मैं कहने को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी के। सिंपल सा तरीका और सिंपल सा रूल क्या होगा कि ये जो आमने सामने इसकी साइड्स का सम है ना, वो इनके इक्वल हो जाएगा, इनके सम के इक्वल हो जाएगा। ए बी कितना गिवन है अपने को 18, सी डी कितना गिवन है पता नहीं, बी सी कितना गिवन है 21 और ए डी कितना गिवन है 15। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है कि ए बास्केट कंटेन्स 350 eggs. If 12% of the eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? सिंपल सी चीज़ है, किसी बास्केट के अंदर कितने एग्स हैं, 350 एग्स हैं, उसमें से 12% अंडे जो है ना, 12% अंडे वो सड़ गए, तो मेरे भाई 12% सड़ गए तो बचे कितने, 88%। तो यही तो सिंपल सी चीज़ पूछी है कि उसने कितने अंडे बचे हैं, तो बस इसका 88% निकाल दो, अपने पास में आंसर आ जाएगा 308। कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन कुछ लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। इसमें दिया है कि एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह उसे 6,000 में बेच देता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, 5,000 रुपीज़ के अंदर एक मशीन खरीदी, 1 साल बाद में उसको कितने में बेच दिया, 6,000 में। अब मुझे प्रॉफिट बता सकते हो कितना हुआ, सिंपल सी चीज़ है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। दूसरी बार उसने क्या किया कि उसने उस मशीन को 8,000 रुपये के अंदर खरीदा, ठीक है, और उसको बेचा कितने में, 10,000 रुपये के अंदर उसको बेच दिया। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया, 2,000 रुपये। कितना प्रॉफिट आया, 2,000 रुपये। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट उसने पूछा है मुझसे, यहाँ पे देखो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करेंगे, वो यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, फिर यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, फिर कुछ ना कुछ और प्रोसेस लगाएंगे। उससे बेटर क्या है, आप सीधा सिंपल जाओ ना यार, आपके पास में टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000। आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, ये 5,000 पहले याद किया था और 8,000 बाद में किया था, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, 13,000 इंटू 100। तो प्रॉफिट डायरेक्ट परसेंट आपके पास में निकल के आ जाएगा, जो आएगा समथिंग 23.08%। बात समझे, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट, ये 1,000 रुपये ये, 2,000 रुपये ये, और नीचे क्या आएगा कि आपने कितनी राशि इन्वेस्ट की, ठीक है ना। तो 8,000 रुपये आपने बाद में और 5,000 रुपये पहले, यानी टोटल 13,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कि आपने टोटल समग्र लाभ यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया है। कोई डाउट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर से एक और सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अपने को 5 वैल्यूज़ दे रखी हैं, 5 वैल्यूज़ या फिर कुछ इनको क्या करना है, अपने को निकालना है अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य, ठीक है, या फिर एक सिंपल सी चीज़ बोलें तो अंकगणितीय माध्य। ठीक है, क्या होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है मेरे भाई औसत, उस चीज़ का एवरेज कितना है, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, औसत एवरेज। ठीक है, इन तीनों का क्या होता है, एक ही मतलब होता है, उसका माध्य कितना है, उसका औसत कितना है, उतना उसका एवरेज कितना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको देखते ही पता चल रहा है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको ना ऐसे लिख दूँ मैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ऐसे लिखने में। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कितने का गैप है 2, यहाँ पे कितने का गैप है 1, यहाँ पे कितने का गैप है 1, और यहाँ पे कितने का गैप है 2। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर आपने स्टैटिक्स थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको पता हो चल जाएगा कि ये डायरेक्टली कितना आ सकता है 20। अगर नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर दो। औसत का मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करो, और टोटल कितने नंबर्स हैं, ये कितने हैं 5, इनको क्या करो, ऐड करो और डिवाइड कर दो 5 से, आपके पास में आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं आपको 2 या 3 तरीके बताऊंगा, ज़्यादा हो सके तो मैं 3 तरीके से इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका क्या है कि 2 कर्मचारियों का आय का अनुपात क्या दे रखा है, 7 और 4 दे रखा है। भाई साहब मैं मान लेता हूँ कि एक की आय जो है वो 7x है, दूसरे की आय जो है वो कितनी है 4x है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अगर आय में से इनकी बचत को माइनस कर देता हूँ, मैंने आई क्या मान ली, एक्स मानी है और कुछ नहीं है, 7 और 4 का रेशियो मैंने सेम ले रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से इनकी बचत को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब अगर किसी की आय में से उसकी बचत को माइनस कर दें, या फिर एक सिंपल सा और तरीके समझिए कि आपने मतलब मैं आपको कहूँ कि आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से आपने 20 रुपये बचा लिए, तो आपने इसका मतलब इन्वेस्ट कितना किया, 80 रुपये। कैसे निकाला आपने क्या किया, 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80, यानी आपने अपनी इनकम में से किसको माइनस किया, अपनी सेविंग्स को। तो आपके पास में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा कि नहीं आएगा। तो वही तो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि इनकम में से मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, सेविंग्स को। तो ये मेरे पास में अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। समझ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ से,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू यहाँ पे निकालो। x की वैल्यू निकालने के बाद में आपके पास में क्या बचेगा, x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। और पुट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस 7 और डायरेक्ट इसने देखो क्या चीज़ पूछी है, उनकी मासिक आय का योग पूछा है। तो आप ना 7x को 7 से अलग से और 4 से अलग से ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, 7 और 4 11, तो जो भी वैल्यू है ना x की उसको 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, उसने क्या बोला है कि इनकम का जो रेशियो है ना वो क्या है 7:4। दूसरी चीज़ उसका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो दे रखा है 3:1। तीसरी चीज़ उसने सेविंग्स जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4800 और 4800। एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसका रेशियो कितना आता है 1:1, यानी यहाँ पे सेविंग का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इनकम है 7, एक्सपेंडिचर है 3, ठीक है ना, 7 में से 3 गए, बचा कितना 4। ये जो 4 है ये मेरी सेविंग होगी कि नहीं होगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर खत्म कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या बच जाएगी सेविंग। और यहाँ पे देखो 4 में से 1 माइनस करूँगा, मेरी सेविंग कितनी बचेगी 3। यहाँ पे अपने पास में रेशियो सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, कितना है 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना है 3। ये जो है ना ऊपर वाला, इसको तो नीचे वालों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर वालों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 7 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 8, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आएगा 9, 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से। अब आप यहाँ पे देखो, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, बीच में बची कितनी सेविंग। 14 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस होता है 5 का, 8 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस होता है 5 का, यानी सेविंग्स क्या होगी बराबर। जबकि 5 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4800 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800/5, ठीक है। और अपने को चाहिए कितनी, ध्यान से देखो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है 22, ठीक है। तो आपके पास में जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डायरेक्टली आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए दूसरा मेथड। तीसरा मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने इजी हो जाएंगे। पैटर्न में सेम इसी तरीके से लिखूंगा, इसका इनकम का रेशियो 7:4, उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:1, और यहाँ पे है ना उसके सेविंग्स जो है वो कितनी है 4800, और यहाँ पे भी कितना है 4800। आपको कुछ नहीं करना, आपको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से चलना है। पहले है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर की साइड कितना है 7, सेम वैसा ही यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, ठीक है। अब क्या करना है आपको नीचे की साइड, ये किस चीज़ के बारे में आएगा, ये इनकम के लिए आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आएगा वो आप सेविंग मान लो चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, इस 1 को मल्टीप्लाई करो 1400, कितना आएगा 4800, और अब 4800 को यानी इस 3 को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 14, यानी आप एक कंसेप्ट देख रहे हो, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है, पहले इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करूँगा तो मैं ये कितना आ जाएगा 14400। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 9600, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी आ गई 9600। आपको क्या करना है इन डिफरेंस को ये जो है वैल्यू है इसकी कितनी आ गई 96, 1 कितनी हो जाएगी 9600 डिवाइड बाई 5। टोटल इनकम कितनी है 7 और 4 11, बस सोल्व करके आंसर निकाल दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 2 1 3 2 1 3, ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा आपके पास में। क्यों आएगा, मैंने क्या कैसे कर लिया ये क्वेश्चन, आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 21120, ठीक है। आपको ऊपर जाके ऑप्शन से एक बार चेक कर लेना, ये आंसर आएगा। रीज़न देखो, सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, 2 और 1 कितना होता है 3, 2 और 1 3। अगर आपको 11 के डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको पता हो जाएगा कि ये है ना इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। मैंने आपको इसको 3 तरीके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x = 4 तो x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है। अगर आपको बेसिक मैथ्स की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो पता है तो आप डायरेक्टली कर लोगे कि आपको पता है अगर x + 1/x = m होता है तो x² + 1/x² क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है m² - 2। तो यहाँ पे m की जगह क्या दे रखा है अपने को 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4² - 2, क्या हो जाएगा 4² - 2। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 14, कितना आंसर आ जाएगा 14। किस तरीके से हुआ एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, अपने को पूछा है, अपने को x + 1/x की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 4, और अपने से पूछा है x² + 1/x², यानी कहीं पे अपने को स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, हाँ बिल्कुल याद है। इसका क्या फॉर्मूला होता है a² +
बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए और बी की जगह क्या है, एक्स है, और ये 1 + बी प्लस 2ab यानी एक्स 1/x, और यहाँ पे इसको इधर 16, ठीक है। आपको भी पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अपने पास में वैल्यू किसकी पूछी है, x² + 1/x², ये रहो, ये आ गया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 उधर भेजना पड़ेगा, तो अपने पास में x² + 1/x² क्या आ जाएगा, 14। क्या आ जाएगा, 14। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या आएगा, आपको पता है कि 1681 रूट दे रखा है। अगर आपको रूट्स की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो कि ये किसका है, 41। तो ये 41 का रूट हो गया, 41 + 8 कितना होता है, 49। तो 49 रूट कितना होता है, 7। इसका सीधा सीधा आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको रूट्स वगैरह कन्वर्ट करने नहीं आते, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी चीज़ है ना, रूट में वैल्यू आप ना इसको 2-2 के टुकड़ों में बांट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 81 1 जो है वो किसके लास्ट में आता है, तो एक तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, ठीक है ना, और एक 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। अब आप ऐसी कोई नंबर ढूंढिए, 16 ऐसा नंबर है, ठीक है ना, ये जो 16 है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी जो नंबर आ जाए, मान लो 17 आ जाए, 15 आ जाए, कुछ ऐसा नंबर आ जाए, तो आपको वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसके बीच में आता हो। 16 आपको सीधा सिंपल से पता है ये किसके बीच में आता है, 4 का स्क्वायर ही तो होता है ये, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ 17, तो 17 किसके बीच में आ जाता, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आ जाता, आता कि नहीं आता, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये कंडीशन अलग हो जाती। अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल सा, तो आप जल्दी से कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये वाला मेथड आप लगा सकते हैं, यहाँ पे 41 डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कोई नंबर दे रखा है उसमें से, और वो पूछ रहा है कि ये किससे डिविजिबल है। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता है तो आपको सीधी सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, पहली चीज़ कि उसके एंड में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। क्या इसके एंड में 0 और 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बात खत्म। दूसरी चीज़, 8 से डिवाइड होने के लिए क्या कंसेप्ट है, तो भाई साहब कोई भी चीज़, कोई भी नंबर जो है ना वो 8 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट की 3 डिजिट्स, ठीक है ना, वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। आप करके देखना, 8 से डिवाइड नहीं होगा। तीसरी चीज़ है 12 से। 12 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है 12 के मल्टीपल्स होते हैं 4 और 3, ठीक है ना। यानी कोई भी नंबर, अगर ये नंबर 12 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो 4 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का जो डिजिट है ना वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 4 के लिए वही चीज़ क्या होगी कि लास्ट के जो 2 डिजिट है ना वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से। 8 के लिए क्या होता है कि वो लास्ट की जो 3 डिजिट है ना वो किससे डिवाइड होनी चाहिए, ये 8 से, ठीक है। यानी आप यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2। यानी अपन इस कंडीशन में क्या करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। यानी यहाँ पे देखो स्क्वायर, तो अपन कितनी संख्या चेक कर रहे हैं, 2। अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 3, ठीक है ना, तो वो कितना होता है, 8। 8 के अंदर क्या करते हैं अपन, 3 संख्या चेक। कुछ समझ पा रहे हो पैटर्न? यानी 2 की जितनी पावर्स होती है ना, अपन क्या करते हैं उतनी ही ज़्यादा संख्या चेक करते हैं। तो 16 के लिए अपन कितनी संख्या चेक करेंगे, 4। ये तो होती है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल सा इतना होता है कि दिए गया जो नंबर है ना उनके अंदर सारे डिजिट का सम है ना, जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उनका सम या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं आपके पास में नंबर दे दूं 153, क्या ये 3 से डिवाइड है, तो आप क्या चेक करोगे, इन तीनों का सम 1 + 5 + 3, अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, ये इससे डिवाइड है तो ये वाला नंबर भी इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसके लिए 12 के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, बिल्कुल 4 से डिविजिबल है, ओके चेक हो गया। 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबका सम करना पड़ेगा। करके देख लो, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 2 29 और 6 35। क्या 35 3 से डिवाइड होता है, जी नहीं होता। तो 12 की डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ पे खत्म, बचा क्या सिर्फ मेरे पास में 4। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, एक एक्सप्रेशन दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। आपको भी पता है बोडमास रूल से सोल्व होगा। बोडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में डिवीजन का साइन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन से ये चीज़ें सोल्व होती हैं। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या रूल होता है, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है बताओ, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद में ये और उसके बाद में ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं,
छोटा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक और ये मंझला कोष्टक, ठीक है ना, ये हिंदी के अंदर बोलते हैं इनको ऐसा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करो इसको। -3 और -12 कितना हो जाएगा, -25 और ये 25, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 0। माइनस यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है, 40 में से 56 गए, माइनस है ना यहाँ पे, तो 40 में से 56 गए, कितने बचेंगे, -16। ऑलरेडी -12 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, +36, 30 + 16 कितना हो जाएगा, 46। एक और सिंपल क्वेश्चन, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी सी वैल्यू दे रखी है कि sin 25 और sin 65 माइनस cos 25 cos 65 इसकी वैल्यू पूछिए। अगर आपको एक कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट क्या है कि a प्लस बी जो है ना वो अगर 90 डिग्री होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर a प्लस बी जो है दो एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो sin a की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, cos b के बराबर होती है कि नहीं होती। एक बार सोच के बताओ ये चीज़ होती है कि नहीं होती। जी बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो 25 और ये कितना है 65 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 65 डिग्री और 25 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया, sin 25। ये sin 25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 65 लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर अगर मैं ये नहीं लिख के और ये लिख दूँ कि sin 65 की जगह मैं क्या लिख दूँ, cos 25 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी ना अपने पास में। तो पहले चीज़ अपने पास में आई sin 25 और यहाँ पे ये कितना आ गया cos 25। इसी तरीके से क्या cos 65 को मैं sin 25 लिख दूँ। अभी अभी आपको समझा है sin A = cos B। तो आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो बिल्कुल सेम हो गई। तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा, 0। समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। आपके पास में 2 मेथड है इसको करने के लिए। एक तो क्या हो सकता है कि आप है ना, आपके पास में सीधा सीधा फॉर्मूला हो, ठीक है। फॉर्मूला वाला बाद में समझेंगे, पहले एक चीज़ बताओ, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 टिल n, ये सारी की सारी क्या हैं, अपनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पहले 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 4 और 5। अब ये क्या पूछ रहा है कि इनके क्यूब्स का अपने को सम बताना है, इनके घनों का सम। तो इसको क्यूब कर देते हैं प्लस, इसको क्यूब कर देते हैं प्लस, इसको क्यूब कर देते हैं प्लस, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो इन सब के सम को किससे, कितनी संख्याएं दे रखी है अपने को, 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो। जब आप करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 45। पहला मेथड ये। दूसरा मेथड क्या होता है, कोई भी संख्या n संख्याएं हैं उनके घनों का योग क्या होता है, घनों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे ये जो घन होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है n+1 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और औसत के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, उसको क्या करते हैं कि कितने टोटल नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। इतना ही तो करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास में टोटल कितने नंबर्स हैं, 5, n की जगह क्या रखेंगे 5, और n+1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। और ये टोटल कितने नंबर्स हैं मेरे पास में, n 5, बस 6 पंजो 30, 30/2 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से। आप करके देख लेना आंसर कितना आ जाएगा 45, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आता, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन सही करने से मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चन ये ज़रूरी नहीं है कि अपने को ये याद नहीं है तो अपन छोड़ के आ जाएंगे, नहीं। अगर आपको लॉन्ग मेथड आता है तो उससे जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है, ऐसी संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ बताओ मेरे भाई, HCF 10 दे दिया मेरे को। HCF 10 का मतलब क्या होगा कि भाई साहब कोई भी जो नंबर मेरे पास में अब आने वाले हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, वो किसके मल्टीपल होंगे, वो किसके मल्टीपल होंगे, 10 के मल्टीपल होंगे। क्यों होंगे 10 के मल्टीपल, HCF का कंसेप्ट क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर है ना 10 तो इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। 2 नंबर्स का गुणनफल दे रखा है मेरे को, अगर A × B का गुणनफल दे रखा है 1500 और इसने दूसरी कंडीशन में दे दी कि HCF 10 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना ये 10 से तो मल्टीप्लाई होके आएंगे। 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ कि नंबर है ना उसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 0। अब ऐसे कितने नंबर आपके माइंड में आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में नंबर आ रहा है वो आ रहा है 150 × 10। 150 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1500। पहली चीज़ ये आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको सोच के बताना मेरे को, सॉरी